दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ लिया। आज जो हमारा है अध ऐतिहासिक काल खंड को हम पढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि प्रागैतिहासिक काल का जो सर्वप्रथम हमें जो आभास प्राप्त होता है वो जो प्राचीन कालीन जो पाषाण कालीन जो उपकरण थे उनसे हमें प्राप्त होता है, और मानव का विकास जो चरण था किस तरीके से रहा, उसने क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में प्रयोग करी, वो तमाम चीज़ें हमने इसमें देखी थी। आज जो हमारा रहने वाला है ये रहने वाला है अध अध ऐतिहासिक काल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। अध ऐतिहासिक काल खंड क्या है। देखिए इसका जो समय पीरियड स्टार्ट होता है वो आपके जो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व ये प्रारंभ होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि आज ऐतिहासिक काल कब से प्रारंभ होता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर अगर हम देखें ऐतिहासिक काल खंड तक का जो मध्य काल होता है उस समय तक ये सामान्यतः अगर हम देखें तो ये अधैतिहासिक कालखंड इसे कहा जाता है। इस कालखंड में अगर हम देखें तो वास्तविकता में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वास्तविक जो सभ्यता थी ना, सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो उसका श्री गणेश हुआ कि जहाँ पर मनुष्य ने अपने पैरों को जमाना शुरू करा, या कहें अपने किस तरीके से वो उसका रहन सहन जो रहा, और वो किस प्रकार से समूह में रहना सीखा, उसने किस प्रकार से वो कबीले बना के रहने लगा, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती है इसी कालखंड में, ठीक है। तो इस कालखंड में जब हम इन चीज़ों को बारे में सोचते हैं, देखिए इससे पहले हमने जब प्राग ऐतिहासिक कालखंड पढ़ा तो प्राग ऐतिहासिक जिसे हम पाषाण कालीन कहते हैं, तो पाषाण कालीन मतलब कि जो पत्थर का जो काल था उस काल में हमें ये जो आप ये फोटोज देख रहे होगे तो ये स्टोन टूल्स हैं जो जो पत्थर के बनाए हुए जो ये हथियार हैं, तो उस टाइम पे हमें ये तराशे हो गए वो जो पत्थर हमें खुदाई के दौरान मिले। आप ये देख पा रहे होगे कि हमें उस टाइम के इस टाइप के ये देख देख पा रहे हो, ये 420 ईसा पूर्व के हमें ये जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे इस तरीके से वो नुकीले शार्प ये बनाया करते थे। तो इससे क्या करते थे, वो शिकार को काटने का या शिकार को वेदने का ये कार्य करते थे। तो इससे क्या होता था कि आसानी से शिकार को मारा जाता था क्योंकि नुकीले होते थे। तो अपना कहीं ना कहीं ये अपने जीवन को कहीं ना कहीं यापन करने का एक तरीका होता था। और समय समय पर इनके हथियारों में कहीं ना कहीं क्या हुआ, थोड़ा सा अच्छा बेहतर होने लगे। पहले इस तरीके से थे, थोड़ा सा ये देखिए ये करम सौ इनके हथियारों का जो ये श्रृंखला थी, इस तरीके के हथियारों का ये निर्माण अपने टाइम पीरियड में करने लगे। जैसे मैंने कहा था, जैसे मलारी गांव की हम बात करें तो इस प्रकार से वहाँ खुदाई हुई थी। जब खुदाई मिली थी तो जो ये बर्तन हर्तन मिले हैं इनको मृदंग भाण बोला जाता है। तो जब ये खुदाई की पुरातात्विक वेताओं द्वारा जब खुदाई की गई थी तो ये क्या होता है, जो पृथ्वी के गर्भ में ये चीज़ें छिपी रहती हैं। तो अभी तक तो हमने पृथ्वी को थोड़ा सा ही अगर कहें कुछ ही परसेंट हमने अभी पृथ्वी को डिस्कवर किया है। अभी तो पृथ्वी के गर्भ में बहुत ढेर सारी सी चीज़ें मौजूद हैं। इससे अगर हम हमें लगता है कि यहाँ कितना जाने कितनी जो मानव सभ्यता रही होंगी, क्या क्या पता पृथ्वी के गर्भ में न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पता मानव कोई ऐसी सभ्यता गर्भ में रहती हो। तो हम अनुमान लगाना बड़ा ही कठिन है। ये तमाम चीज़ें हमें देखिए, हमने कहा कि जब ये खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद जैसे मलारी गांव की हम बात करें तो वहाँ पर इस तरह की खुदाई हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे चाक मिले, जो ये चाक होते हैं ये आप देख पा रहे होगे, ये बर्तन देख पा रहे होगे, तो सिलबट्टा मिला है ये। और ये इस प्रकार से घड़े, ये छोटे पानी पीने के लिए, यहाँ पर आप चाक को देख पा रहे हो, उसका पहिया। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें मिली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि कहते हैं कि वास्तव में जो अध ऐतिहासिक कालखंड है, इस कालखंड से ही जो सभ्यता, मानव सभ्यता का कहीं ना कहीं श्री गणेश हुआ। और प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का जो एक पीरियड रहा था उसका संकीर्ण काल कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच का एक तो प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक अध ऐतिहासिक काल का अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच का खंड जो था, यहाँ पर ये जो अध ऐतिहासिक कालखंड की हम बात करें तो इस कालखंड में मनुष्य का कहीं ना कहीं विकास, या कहीं कि वो समूह में रहना, या कहीं वो एक अपने एक सभ्यता के अनुसार अब वो जीना शुरू कर रहा है। तो इसके कुछ भाग में कोई लिखित सामग्री हमें प्राप्त तो नहीं होती, क्योंकि अध ऐतिहासिक कालखंड की अगर बात करते हैं तो इस कालखंड में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित सामग्री हमें उपलब्ध नहीं होती। अगर इसकी जो अध ऐतिहासिक कालखंड की अगर हम बताएं
इसका जो अंतिम दौर था, क्योंकि मानव सभ्यता का यहाँ से श्री गणेश हो गया था, तो इसके अंतिम अंतिम दशक की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंतिम चरण के अस्तित्व में अगर देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत अल्पलिखित, मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के हमें क्या मिलते हैं यहाँ पर, ये जो लिपि के कहीं ना कहीं लिखने के कहीं ना कहीं हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब वो प्रमाण कैसे मिलते हैं, थोड़ा सा ये अगर हम बात करें, जैसे हमने आपको कहा था इससे पूरा जब हमने पढ़ा था कि भैया जैसे लखुटियार गुफा है, ये हमारे अन्य देश के अन्य अन्य जिलों में अगर बात करें, या उत्तराखंड के अन्य जो जिले थे जहाँ में ये शैल चित्र प्राप्त होते, तो इस प्रकार से जो गुफाओं में ये रॉक पेंटिंग ये बनाया करते थे, क्योंकि पत्थरों में ये बनाया करते थे। ये समूह में, ऐसा लगता है कि अब ये समूह में रहना सीख गए हैं, ठीक है, समूह में रहना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जितने भी ये जो आदि मानव हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भाले से किसी ऐसे जानवर का शिकार करते हुए हमें इसमें दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है नहीं? तो है। ऐसा जी ऐसा जी फील देख होता रहे है हैं। कि उस टाइम पे जितने भी आदि मानव रहे होंगे वो इस प्रकार से शिकार किया करते थे, या फिर ये लोगों के साथ मिलजुल कर ये कार्य किया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या था, ये लोग अपने जीवन को कहीं ना कहीं निर्वाह कर रहे थे, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें तो ये यहाँ पर देख पा रहे होगे, देखिए जब जो पुरातात्विक वेत्ता है उनके द्वारा जब हम मृदंग भाण की बात करते हैं, तो जब ये सभ्यता का जब खुदाई हुई थी, जब ये खुदाई हुई तो हमें ये तमाम चीज़ें टूटी फूटी इस तरीके से हमें ये प्राप्त होती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये जो स्रोत होते हैं ये प्रमाणित स्रोत होते हैं। इन स्रोतों के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि यार इस समय मनुष्य रहा करता होगा, इसलिए ये मनुष्यों ने इन चीज़ों का प्रयोग किया होगा। तो जैसे आप ये तमाम चीज़ें देख पा रहे होगी, तो इससे हमें क्या फील होता है कि हाँ उस टाइम पे मनुष्य इन चीज़ों का क्या करता है, उपभोग करता होगा। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें हमें उस समय हमें ये तमाम चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगी, हम कहते हैं कि इस कालखंड में, अद ऐतिहासिक कालखंड में जो इसका जो अंतिम चरण था, इसके अंतिम चरण में हमें कहीं न कहीं अल्पलिखित जो प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो उत्तराखंड राज्य से अगर हम बात करें, अध ऐतिहासिक कालखंड को दो प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं। अब देखिए आपको क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है अध ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए दो कालखंडों में, हमने पूर्व में भी अलग अलग तरीके से पढ़ा था। अब हम यहाँ पर से विस्तार से उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक तो पुरातात्विक स्रोत होता है, एक लिखित स्रोत होता है। हमने ऊपर साहित्य स्रोत पढ़ा थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुरातात्विक स्रोत जो हमें जो जमीन से जो खुदाई करके जो हमें मिलते हैं पुरातात्विक वेत्ताओं के द्वारा जो हमें जो मिला गया, तो अब ये स्रोतों के बारे में हम यहाँ पर अब डिस्कस करें। देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या है, पहले ये देखिए। पुरातात्विक स्रोत की बात करें, उत्तराखंड राज्य में हुए उत्खनन और सर्वेक्षण के पश्चात अध ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में सामग्री प्रकाश में आई, और अध्ययन की दृष्टि से हम इन स्रोतों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से हम करते हैं। देखिए पुरातात्विक जो बेता होते हैं, या कहीं फॉरेन जो ये होते हैं भूगर्भीय वैज्ञानिक जिन्हें हम बोलते हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, जब खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो पृथ्वी के गर्भ में जो चीज़ें दबी जाती हैं, इससे यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर ये उच्च सभ्यता रही होगी। उस सभ्यता के हमें थोड़ा थोड़ा जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पर हमें उनके रहने के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको ये दिखाए थे, देखिए जब ये खुदाई की गई थी, अभी ऊपर एक ये देखिए, देखिए प्रादातिक बेता द्वारा, देखिए ये जमीन का हिस्सा है, और जमीन से इतने नीचे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक ये घड़ा ये मिला है, ये देख पा रहे हो ना, दिखाई दे रहा है आप सभी को? अनुमान मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा, है ना? आवाज आ रही है? जी तो सर। ये मिलते हैं। तो इससे ये देखिए ये अलग अलग हमें, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो, अगर हम कला साहित्य की अगर बात करें या कला के दृष्टिकोण से देखें, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से देखें, तो कलात्मक रूप में इसमें डिजाइन देखने को मिलती है। इस तरीके से मिट्टी के बर्तन ये बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जमीन के इतने गहरे हिस्से में ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। जब ये खुदाई होती है तो खुदाई के बाद इस तरीके से हमें ये इनका संरक्षण इनको हम करते हैं। हम तो कहते हैं कि इस क्षेत्र में सभ्यता रही। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कप मार्क्स। ये कप मार्क्स है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसको नोट करते हुए चलिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। ये कहता है कि विशाल शिलाखंडों हैं चट्टानों पर बने ओखली के आकार के उत्खले गोल गोल गड्ढे। पुरातात्विक भाषा में अगर हम बात करें
तो इसे कप मार्क से कहते हैं। अब कप मार्क से किसे कहते हैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। परसों हम उतना नहीं देख पाए, तो आज मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को अभी ये डाउन। अब देखिए, ये जो बेसिकली अगर ये बता दूं मैं थोड़ा सा, उस दिन वो फोटो एकदम साफ नहीं दिखाई देती, ये है ये गुफा। मुझे बता सकते हो ये वाला जो चित्र है ये किस गुफा का चित्र होगा? मैंने दिखाया भी था इसको, बता सकते हैं ये किस गुफा का चित्र है? चलिए बताइए। सर लाखोडिया। बिल्कुल सही, ये लखुडियार गुफा की ये चलचित्र है। ये लखुडियार का जो गुफा है ना, उस गुफा में इस तरीके के चलचित्र ये बनाए गए। देखिए आप इसमें एक जो आड़ी तिरछी रेखाएं देख रही हैं उसको लहरदार ये इसको रेखा कहा जाता है। तो लहर इसमें दिखाई दे रही है आपको, लहर कहीं ना कहीं इसमें आपको लहरात्मकता ये दिखाई दे रही है। जी और यहाँ सर। पर एक सुंगर का ये सुंगर जैसा एक ये दिखाई दे रहा है, देखो ये सुंगर जैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो ऊपर ये चट्टान है ना, ये चट्टानों अब ये रंग क्या है थोड़ा थोड़ा फेड होने शुरू हो गए, इधर भी देखिए। तो ये धीरे धीरे से क्या हो रहा है, इसका संरक्षण सही तरीके से ना होने की वजह से ये सारी चीजें विलुप्त तो होने जा रही। जब हमने कप मार्क्स यहाँ पर देखो, कप मार्क्स की हम अगर बात करें, जो ये देखिए आपको देख पा रहे होगे यहाँ पर कप मार्क्स जो अल्मोड़ा में मिले हुए हैं, ठीक, बड़ा कोट करके दिखाए। अब ये कप मार्क्स क्या है? अब ये देखो जो पत्थर है, हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी, आपको फिर दोबारा मैं स्मरण कराना चाहूंगा। ये कहता है कि कप मार्क्स है विशाल जो शिलाखंड होते हैं, शिलाखंड मतलब पत्थर। ये देखो विशाल का ये पत्थर है, पत्थर में क्या है एक ओखली बने है जिसमें पानी अटका हुआ है। तो यहाँ पर कहता है कि चट्टानों पर बने ओखली के आकार के उत्खले ये गोल गोल गड्ढे, पुरातात्विक भाषा में अगर हम बात करें तो इसे कप मार्क से कहते हैं। यहाँ से याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सर्वप्रथम उत्तराखंड में जो कप मार्क्सों की जो खोज हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो 1856 में हेनवुड वो थे ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, अगर कहें ये थे। तो इन्होंने क्या करा 1856 में, हेनवुड महोदय ने क्या करा था, इन्होंने चंपावत जिले में अगर जो देवीधुरा है, देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित इस प्रकार कि ये ओखलियों का क्या करा एक विवरण या करें एक पैटर्न यहाँ देखा, तो इसको उन्होंने प्रकाशित किया। अब ये देवीधुरा का कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये तो आपने देख लिया होगा कि ये जो होता है कप मार्क से, यहाँ पर देखो एक ही पत्थर पे इतने गड्ढे बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता था? बेसिकली अगर कहोगे आप अनाज कूटने के लिए या कुछ होता तो इस प्रकार से नहीं होता था। अलग अलग जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, जितने भी अपने इतिहासकार रहे होंगे, हमेशा मुझे एक चीज आप बता सकती हो, अगर कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है तो थोड़ा बताइएगा। मुझे बताइए, हमेशा हर जो इतिहासकार रहता है वो अपनी थ्योरी में हमेशा एक दूसरे से वो एक दूसरे की थ्योरी को गलत साबित करने की जद्दोजहद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मुझे बता सकते हो? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी चीज को खोजा है, फिर अगला दूसरा व्यक्ति अगर उस चीज को खोजता है तो वो कहता है कि जो पूर्व में जिस व्यक्ति ने खोजा है वो गलत तरीके से उसने डिस्कवर किया है, वास्तव में ये ऐसा होता है। तो ये क्यों कहा जाता है, बता सकती हैं? चलिए बताइए। सर सर क्योंकि ये एक थ्योरी टाइप की होती है, तो दो लोगों के विचार कभी मतलब मिलते नहीं है ना, तो ये कारण हो सकता देखिए है। अब अगर हम बेसिकली देखें, हर जो विद्वान होता है या जो साहित्यकार होता है वो चाहता है कि मैंने जो मेरी बात कही गई है वो मेरी ही बात हमेशा सत्य होनी चाहिए। अगला जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है, अपने आप को हमेशा सिद्ध करने की ही प्रयत्न किया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप देखोगे किसी भी एक टॉपिक को ले लीजिए, अगर हम कहते हैं कि किसी चीज की परिभाषा, अगर हम कहते हैं, अगर हम वर्ण की परिभाषा कहें या कला की परिभाषा बोलें, तो उस परिभाषा के अंतर्गत कला की अगर हम थोड़ी सी बेसिकली बात करें, कला की परिभाषा की बात करें, तो उसको रिलेटेड हजारों आपको क्या देखने को लगे परिभाषाएं देखने को मिल जाती हैं। मान लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ और कहा होगा, अभी प्लेटो ने उसमें कुछ अपनी थ्योरी दी होंगे, अलग अलग जितने भी सुकरात ने अलग दी होगी, अलग फलाने ने अलग, ढिमकड़े ने अलग दी। तो ये क्या करते हैं, सब लोग कहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, जितने भी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही सत्य है। अब मैं यहाँ पर देखिए, मैं जो कह रहा हूँ अपने जो मैंने जितना मैंने पढ़ा है उसके माध्यम से अगर मैं इसका अध्ययन करूँ, तो ये क्या है, जो आप एक विशाल का ये पत्थर में ये जो कप मार्क्स आप खुदे हुए देख रहे हो, गोल गोल गड्ढे हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या होता है इस क्षेत्र में
क्या होता था, जो मानव जो इस समय इस क्षेत्र में रहा करता था, तो उसने क्या करा, अपना जब समय था तो उसने इन गड्ढों को, ये एक ही पत्थर में गड्ढे बनाना शुरू कर दिया। अब ये गड्ढे बनाने के लिए जद्दोजहद इसलिए करी गई थी क्योंकि उस टाइम पर हमें पानी स्टोर करने के लिए या कहीं फिर कोई चीज रखने के लिए हमारे पास साधन नहीं हुआ करते थे। मान लीजिए कोई सभ्यता यहाँ पर रह रही है, अगर यहाँ पर पानी का स्रोत नहीं है तो उसको पानी पीने के लिए 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर नीचे गधेरे में जाना पड़ रहा है, फिर जाके वो पानी की प्यास बुझा के फिर ऊपर आ रहा है, फिर पानी पीने को अगर जाना है तो फिर वो वहीं उसी स्रोत तक वो जाना पड़ रहा है। तो वो अगर वो स्रोत तक ही, अगर वो स्रोत के आसपास ही रहेगा तो वहां पर उसको शिकार नहीं मिलेगा, तो शिकार नहीं मिलेगा तो इस वजह से वो फिर दूसरी गंतव्य स्थान पर रहे। तो इसीलिए जो प्रागैतिहासिक जो कालीन जो मानव था वो घुमक्कड़ प्रजाति था, एक स्थान पर कभी वो ठहरा नहीं है। जब हम ऐतिहासिक कालखंड की बात करते हैं तो हमने यहाँ से कहा कि जो सभ्यता था, सभ्यता का यहाँ से श्री गणेश होना शुरू हो गया। श्री गणेश इसलिए हुआ कि इस तरीके से ये कप मार्क से बनाए गए थे, तो इन गड्ढों में जब पानी इकट्ठा हो जाता था तो जब ये इन गड्ढों का ये पानी पिया करते थे, तो एक तरीके से इनको ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती थी, तो धीरे धीरे ये क्या होने लगे, एक स्थान पर रहने लगे। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए अलग अलग चट्टानों में, अब आप ये देखिए ना, जितने भी चट्टानों पर बने हैं तो आप ये देखो, हर चट्टानों पर बने तो हर चट्टानों में क्या वो ओखली कूटेगा, क्या धान कूटेगा या कुछ कूटेगा? तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कृषि का इतना तो, नवपाषाण काल में तो कृषि का प्रारंभ हुआ। तो इस कालखंड में ये सिर्फ पानी, अपनी जरूरतों के लिए पानी को इकट्ठा करने का, या हम हर जगह पे आप पानी देख पा रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर अनाज आपको नहीं देखने को मिला, हर जगह क्या है, आपको पानी ही पानी ये देखने को मिला था। तो इसीलिए ये पानी स्टोर करने का एक सर इनको बनाते थे या ये खुद बन जाते ये थे? इनको बनाया जाता था, क्योंकि पत्थरों को इसको तोड़ तोड़ के इनको बनाया जाता है। ये प्रकृति तौर पे निर्मित ये नहीं होती हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये है, ये एक ओखली है, ये जो आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में ये पाए गए हैं, जैसे देवीधुरा क्षेत्र में का है, शायद ये देवीधुरा क्षेत्र का ही है। जब ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जो ब्रिटिश ये था हेनवुड महोदय ने क्या करा, ये चंपावत जिले में देवीधुरा नामक जो स्थान है जहाँ पर आपका बग्वाल का जो मेला लगता है, तो उस स्थान पर ये क्या करा था, इस प्रकार से ये जो चीजें थी ये वहां पर ये मिला था, ये कप मार्क से मिले थे। तो रेवेट का कारण के अगर हम बात करें, जो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर जिस क्षेत्र में भी मैं कार्यरत हूँ, तो उस क्षेत्र में ये वाला पत्थर यहाँ पर आज भी मौजूद है। मैंने यहाँ पर जाके इस पे वीडियो भी बनाई थी। तो ये जो पत्थर है, तो ये पत्थर में क्या है, एक पंक्तिबद्ध तरीके से क्या क्या किया गया है, ये खोदे गए हैं। तो यहाँ पर यहाँ की जो लोगों की जो थ्योरी है, तो उसमें ये तो देवीधुरा का है, वहाँ पर जो कप मार्क से मिले हैं 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ पर इतने ही ये 7 ओखली वहाँ पर मिले हैं। तो कहते हैं कि यहाँ की जो लोगों की धारणा है कि ये पांडवों की ओखली होती थी, पांडव इसमें कूटा करते। अगर पांडव यहाँ पर अगर कोई चीज कूट रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक मौसल यहाँ पर चला रहा है तो दूसरा मौसल यहाँ पर चला नहीं सकता है, आपस में भिड़ जाएंगे। तो ये सिर्फ पानी, वो थ्योरी भी हमारे कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। सिर्फ आदि मानवों के पानी स्टोर करने का कहीं ना कहीं एक माध्यम है। देखिए अलग अलग तरीके से ये पानी को ये स्टोर करते हैं। अब देखिए, जैसे ये मैदानी क्षेत्र है, तो ये थोड़ा सा घाटी वाला जो क्षेत्र है, तो ये देखो ये पत्थर पे इस टाइप से तमाम चीजें ये खोदा किए गए हैं, जिससे कि ये जो मैंने आपको बताया था वो तमाम चीजें होती हैं। अब ये देखिए, अगर हम बात करें, जब ये इस प्रकार के ओखलियों का विवरण जब प्रकाशित किया गया, जब हेनवुड द्वारा इसको जब प्रकाशित किया गया था, उसके पश्चात अगर हम बात करें 1877 ईस्वी में अगर बात करें, रेवेट कारण करके हैं एक, जो भी ये भी ब्रिटिशर हैं, तो इन्होंने क्या करा, द्वाराहाट जिस क्षेत्र में अभी मैं कार्यरत हूँ, तो जी मैंने जहाँ पर आपको बताया था, तो इधर पे क्या है, ये शैल चित्र उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर यूरोप से प्राप्त जो शैल चित्रों के समान यहाँ बताया। अब मैं दिखाता हूँ, जो यहाँ पर जो शैल चित्र मिले थे, तो वो यूरोप के जो चित्र थे बेसिकली। अब मैंने अभी आपको दिखाता हूँ कुछ यूरोप के शैल चित्र, अगर मेरे को यहाँ पर अभी दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके ये जो चित्र है, जैसे अलग अलग तरीके से यूरोप में या अलग अलग क्षेत्रों में ये प्राप्त हुए हैं, तो इस तरीके से ये शैल चित्र हमें मिले। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग क्या है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके हाथी में बैठे हैं, घोड़े में बैठे हैं, और उसके पीछे से वो लोग आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दो जनों के बीच यहाँ पर एक, देखिए इधर से एक सेना इधर से आ रही है, एक सेना इधर से आ रही है, तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं युद्ध हो रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो किसी एक बड़े से जानवर को, ये हाथी को कुछ ऐसे
घेर के रखा है इसको मारने के लिए, और यहाँ पर देखिए धनुष और बाणों से ये लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये बने, हर जगह पर आप ये देख पाओगे। तो ये सामान्यतः यूरोप में भी ऐसी ही ये चित्र पेंटिंग मिली है। तो ये भी इसी कारण कनक के को यहाँ जो कनक कारंग थे उनको यहाँ पर क्या होता है, चंदेश्वर मंदिर है ये द्वाराहाट में। चंदेश्वर मंदिर में 12 समानांतर पंक्तियों में लगभग यहाँ पर 200 कप मार्क्स मिले। क्या हुआ है देखिए, यहाँ पर क्या है, एक मंदिर है, तो मंदिर के अगर हमें वो तो मैंने अभी को दिखाई नहीं, तो यहाँ पर क्या है, ये पंक्तिबद्ध तरीके से, जैसे मान लो कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये जैसे ये वाले ये जो आप देख रहे हो ना, एक पंक्तिबद्ध में ये खुदे है ना, एक पंक्तिबद्ध में खुदा है। तो इसी प्रकार से ये इस तरीके से अलग अलग तरीके से पंक्तिबद्ध तरीके से कप मार्क्स यहाँ पर द्वाराहाट में ये इस क्षेत्र में मिले हैं। तो आप ये फिर चंदेश्वर मंदिर के बाहर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है 200 कप मार्क्स किस स्थान पर मिले हैं उत्तराखंड में, आपको बताना चाहिए अल्मोड़ा जनपद के चंदेश्वर जो मंदिर है उसके बाहर समानांतर तरीके से इन कप मार्क्सों को रखा गया है। तो वहाँ पर एक कप मार्क्स मिले हैं। इसके पश्चात जो हमारे उत्तराखंड के जो अगर हम कहें जो एक इतिहासकार हैं यशोधर मठपाल महोदय को द्वाराहाट के कुछ दूरी पर अगर कहें पश्चिमी राम घाट जो रामगंगा घाटी है, यहाँ पर नौला नामक एक ग्राम है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पश्चिमी जो रामगंगा घाटी है यहाँ पर नौला ग्राम से यहाँ पर के इन्हें समानांतर 12 कप मार्क्स यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, 72 कप मार्क्स यहाँ पर प्राप्त हैं। तो समानांतर तौर पर मैंने कहा ना कि जो जिस क्षेत्र में मैं हूँ तो उस क्षेत्र से थोड़ा सा आगे भी एक क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पर भी कप मार्क्स यहाँ पर ढेर सारे मिले हैं। तो यहाँ पर जैसे अब मैंने आपको देखा ना, तो इस तरीके से ये कप मार्क्स जैसे इनके द्वारा डिस्कवरी किए गए, तो ऐसे करके एक कप मार्क्स हमें देखने को मिले हैं, इन्हीं को ही कप मार्क्स कहा जाता है। तो ये क्या मिले हैं, यहाँ पर आपके 72 कप मार्क्स मिले हैं। और कटौज महोदय ने कलांतर में गोपेश्वर के निकट एक मंडल है, एक के निकट मंडल, ये पश्चिमी नयार घाटी जो है रामगंगा के जो समांतर गवाड़ आदि स्थानों पर यहाँ के ओखलियों की खोज करी। बेसिकली अगर हम देखें तो इन स्थानों पर हमें कहीं ना कहीं ये कप मार्क्स से मिले हैं। तो कप मार्क्स किसे कहते हैं, आज ये स्पष्ट हो गया है, बताइए। जी अब बात, जी चलिए ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब जी बात सर। करते हैं ताम्र, ये ताम्र उपकरण क्या है। अब ताम्र उपकरण क्या है, जो ये पश्चिमी नयार घाटी है उसके ऊपरी गंगा घाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर फतेहगढ़ हो गया, बिंदु हो गया, बसौली हो गया, सरथनौली है, विजय विश्व न शिव राजपुर आदि स्तरों पर हमें क्या आता है, ये जो ताम्र संचलित ये प्राप्त हुए। देखिए बेसिकली अगर हम देखें ये अगर ये नाम याद भी नहीं होते हैं तो याद रखिएगा कि ताम्र उपकरण क्या है, तांबे के बने हुए चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ताम्र जो तांबे से बने हुए जो चीजें होती हैं हम उनके बारे में यहाँ पर करें। देखिए ये पूछा जाता है कि हरिद्वार के निकट एक बादराबाद है, तो वहां से ताम्र निर्मित यहाँ पर भाला रिंग चूड़ी इत्यादि नहर की खुदाई के दौरान मिले। जब यहाँ पर ये देखिएगा हरिद्वार में ये बादराबाद है, बादराबाद में एक नहर की खुदाई हुई थी, जब जो गंगा नहर जब खुद रही थी तो उस टाइम पर जब ये नहर खुद रही थी तो इस जगहों पर बादराबाद में बहुत ढेर सारे हमें क्या मिले, पुरातात्विक स्रोत से संबंधित चीजें हमें देखने को मिली थी। और यहाँ पर हमें चाहे वो बर्तन हो, महिलाओं के गहने हो, या अलग अलग चीजें, बच्चों के खिलौने हो, या फिर वहाँ पर जो खाने के बर्तन हो, तमाम चीजें यहाँ पर उपकरण मिले थे। और यहाँ पर समाधान भी हमें यहाँ पर देखने को मिले, और साथ ही यहाँ पर जो मृदंग भाण होते हैं तो वो भी यहाँ पर मिले। तो एच डी संकलिया करके ने क्या करा, यहाँ मृदंग भाण जो भी मिले थे यहाँ पर समांतर जो गोदावरी घाटी से प्राप्त हुए मृदंग भाण जो भी प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पर ये मृदंग, अब ये क्या होते हैं थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चलचित्र दिखाता हूँ। देखिए जो ताम्र जो ये देख पा रहे हो, ये एक तांबे का है। तांबे के उस टाइम पे क्या होता था, तांबे की इस प्रकार से शीट काटी जाती थी, या तांबे को इस प्रकार से बनाया जाता था, तो उसके ऊपर से ये कुछ लिपि लिखी जाती थी, चाहे वो चंद्रवंश के बारे में बात करो या फिर आपके कतुरी और के समय की बात करें, तो उस टाइम पे भी ये ताम्रपत्र लिखने का प्रचलन रहा था। तो यहाँ पर आप ताम्रपत्र देख पा रहे हो, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है। तो ये देख पा रहे कुछ ऐसे करके बात के, अगर ये मैं कहूँ ये चंद्रवंश का होगा या कहीं उसकी बात कहो, तो बेसिकली उस टाइम पे कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये ताम्र पत्र ये होता था। ताम्र का मतलब तांबे का क्या होता था, उसमें पत्र लिखा जाता है, इसलिए ताम्र पत्र इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं, तांबे का ये सीट है,
इसमें जो खोद खोद कर जब कोई छेनी या नुकीली चीजों से उसको उकेर के क्या किया जाता था, इनको बनाया जाता। अब ये देखो, उस टाइम पे ये ताम्रपत्र एक ये है, तो इस टाइम पे ये इस तरीके से लिपि ये हमें देखने को मिलती है, तो इन्हीं को ही ताम्रपत्र कहा जाता है। तो ये ताम्रपत्र आपने देखे होंगे। तो आप देखिए, ये मृदंग माणों की अगर हम कहें, मृदंग माणों क्या होते हैं, जैसे कि देखिए जो बर्तन मिलते हैं ना हमें, जो हमें बर्तन मिलते हैं उनको मृदंग भाण कहा जाता है। तो ये जो मृदंग भाण मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। देखिए आपको समाधान जब मिलते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से जो जमीन में दबे हुए रहते हैं, जो कब्र होती है, उन कब्रों को खोद कर इस प्रकार से चीजें हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें इन साक्ष्यों से ये पता चलता है कि इस समय हमारे वहाँ पर सभ्यता रही होगी। आज से 4000 BC ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहे होंगे। अगर हम देखें इस हिस्ट्री में, अगर ईश्वर की अगर बात करते तो हमें कहीं पर ईश्वर के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली इंसान द्वारा जो बनाई गई जो काल्पनिक कथाएं हैं, एक वो तमाम चीजें, क्योंकि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पे कहा गया जो भी हिंदू धर्म की जितनी भी चीजें हैं वो एक सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं। तो बेसिकली अगर देखें, कल्पना और जो काल्पनिक चीजें होती हैं वो कल्पनाओं पर आधारित होती हैं। जो पुरातात्विक चीजें होती हैं, पुरातात्विक क्या होती है, ऑथेंटिक होती है, जो हमें कब्र के माध्यम से ये मिलते हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है ना कि यहाँ पर क्या है, 1 2 3। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों को क्या होगा कि एक साथ दफना दिया होगा। तो ये जब खुदाई हुई तो इस तरीके से ये हमें देखना। अब ये खुदाई किस प्रकार से होती है, देखिए ये क्या है, ये कब्र है, ये कब्र ये थी, यहाँ पर पत्थरों की ये बनाई गई थी। तो उस उत्तरकाशी में ये क्या था, नीचे इसका कब्र बनाई जाती थी, चारों तरफ से क्या होते थे, इसको पत्थरों से ढक दिया जाता, बड़े बड़े पत्थर। तो समय के अनुसार ये सारी चीजें उस टाइम पे तो जमीन के ऊपर होंगे, तो समय कालांतर में जो मौसमी परिवर्तन रहे हैं या प्रकृति चक्रवात रहे हैं, जो पृथ्वी में भूस्खलन रहे, तो ये सारी चीजें दब गई, फिर ये इस तरीके से क्या हो जाती, इन चीजों को अलग दूरस्थ क्षेत्रों में ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, जो ये पुरातात्विकवेत्ता द्वारा जो खोजे गए ये थी चीजें। अब एक याद रखिएगा, जो ये यक्षदत्त शर्मा थे, इनको याद रख लीजिएगा। ये जो यक्षदत्त शर्मा के अनुसार अगर हम देखें, जो बादराबाद के से प्राप्त जितने भी लोधी जो मृदंग भाण मोटे थे और प्राय ये पकाए हुए नहीं हुआ करते थे। और 1886 की बात ना, 1986 की बात, यहाँ से एक चीज को इसको नोट कर लीजिएगा। ये है वर्ष 1986 में अल्मोड़ा जनपद से एक और एवं वर्ष 1989 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1886 और 1889 ईस्वी में बनकोट में और अल्मोड़े में मिले आपके 1886 में, जो बनकोट जो पिथौरागढ़ में है। तो यहाँ पर 1889 में यहाँ पर क्या मिले, 8 उपकरण मिले थे। उपकरण मतलब यहाँ पर ये मानव से संबंधित चीजें मिली थी। ये अचल एक महोदय थे, इन्होंने क्या किया, इन उपकरणों को यक्षिणी कुंड, जबकि जो महेश्वर प्रसाद जोशी थे उन्होंने ये पुरुष और स्त्री को इस प्रकार से पुरुष या इस प्रकार से कहा था कि इन्होंने जो भी बेसिकली ये जो हम यहाँ पर देखे हस्त कुठार एक्स जो बोलते हैं हम इनको, तो ये तमाम चीजें मिली थी। तो इस तरीके से ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये जब प्राप्त हुई तो उसे ये तमाम चीजें स्पष्ट हो गई कि उस टाइम में क्या क्या चीजें वो ये हुआ करती थी। तो उसके बाद क्या थे, एक डीपी शर्मा थे। डीपी शर्मा महोदय ने ताम्र संस्कृति के नए जो स्कंद कुठार होते हैं, जब जो हैंड एक्स मतलब जो ये गडासे होते हैं, बेसिकली अगर देखें तो ये हैंड एक्स मतलब जो ये हाथ से पकड़ने वाले पत्थर के ये बनाए, देखो इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये वाला जो इस तरीके से ये देख पा रहे होंगे ना, तो ये पत्थर के क्या थे, ये कुल्हाड़ी, ये जैसे ये देख पा रहे होगे आप, ये तमाम चीजें आप देख पा रहे होगे। तो इसी तरीके से उस टाइम पे क्या थे, आदि मानव के समय में, जो प्राग ऐतिहासिक काल में ये तमाम चीजें मिले गए। कुठार मानते हैं जो पत्थर के बने रहते थे इनको। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये स्कंद कुठार का प्रयोग के विषय में इतिहासकार मौन हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो ये खनन के लिए उपयुक्त लगता है और ना ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुविधाजनक प्रतीत होता है। क्योंकि ये पत्थर इस टाइप का ये होता था। ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये पत्थर का ये इस तरह का गडासा जैसे ये होता था। अब ये किस चीज़ का प्रयोग होता है तो ये थोड़ा सा दुविधा में है। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है, जैसे ताम्र से ये बने हुए इस तरीके से चीजें प्राप्त हुई थी, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि जब प्रारंभिक पुरातात्विक वेदताओं का मानना था, जब 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 चीजें प्रारंभ हो रही थी जिस समय, ठीक है, जिसमें तमाम चीजें क्रियान्वित हो रही थी, जिसमें हमें जितने भी पुरातात्विक वेदता थे उस टाइम पे जब ये कार्य कर रहे थे, जब खुदाई का कार्य ये संचालित कर रहे थे अलग अलग स्थानों से, जब ये तमाम चीजें मिल रही थी, तो उसके बाद ये फील होता था कि यार कि ये चीजें कहाँ हो रही हैं, क्या ये आगे भी मिलेंगी। तो ये तमाम चीजें, ये कहता है कि आरंभ में पुरातात्विक का मानना था कि इस क्षेत्र में ताम्र आपूर्ति बाहर से होती ही थी, किंतु यह स्पर्श हो गया। अब देखिए, जो मैं कहूँ अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो ताम्र, क्योंकि तांबे का ये क्षेत्र तो था, ताम्र नगरी भी कहा जाता है अल्मोड़े को, तो यहाँ पर कहते हैं कि कहीं अन्य स्थान से यहाँ तांबा हवा आता होगा, तो ये चीजें बनाई होंगी उस टाइम पे। तो इस कालखंड में बेसिकली अगर हम देखें, तो जो ये कालखंड है, इस कालखंड में कहीं ना कहीं लोगों को, यहाँ के लोगों को ताम्र के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त होगी थी। तांबे के लिए अगर कहें, गढ़वाल और कुमाऊं की जो धनपुर, ढाटा, तमखानी, अस्कोट इत्यादि जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर ताम्र खदानों पर ये निर्भर हुआ करते थे। देखिए, अल्मोड़े में हो गया, ये बागेश्वर कपकोट में हो गया, धनपुर ये हो, कुमाऊं, गढ़वाल के अन्य अन्य क्षेत्रों में क्या थे, कहीं ना कहीं ये जो इसकी खाने हुआ करती थी, किसकी, तांबे की खाते खाने हुआ करती थी। तो यहाँ से अलग अलग जगहों पर शायद यहाँ से ले जाया जाता होगा। तो बेसिकली इन्हीं तांबे की खानों पर ये निर्भर होता है। गढ़ देश की अगर हम बात करें तो उत्तम कोटि के यहाँ में ताम्र मिलते हैं। अब देखिए, ताम्र मतलब ये देखो, उच्च कोटि के जो अगर हम बात करते हैं तो दो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर तांबे के, ये देखिए इस प्रकार से होता है। कोई हम अगर कहें, अगर हम इसको उच्च कोटि का कहते हैं, तो ये आप देख पा रहे होगे, तो यही क्या है, ताम्र से अधिक, ये कहें इसमें तांबे के बर्तन मिलते हैं। जैसे आपने तांबे का फिल्टर देखते हो ना, तांबे के कांसे की थाली, ये अलग अलग तरीके से ना। तो उस टाइम पे ये तमाम चीज़ें ढलना शुरू कर दिया था आद ऐतिहासिक कालखंड में। क्योंकि उस टाइम पे मानो, क्योंकि उतना सभ्य हो गया था, जो तमाम चीज़ें ये निर्मित करना शुरू कर दिया था, तो ये तमाम चीज़ें थी। तो यहाँ पर एक देखिए, जो ये कहता है कि गढ़ देश में उत्तम कोटि के ताम्र मिलने का वर्णन मिलता है। आगरी, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक शब्द आता है कि आगरी जाति के खनक यहाँ चिरकाल, देखिए यहाँ पर से ले चिरकाल से अगर हम देखें तो खनन करते आ रहे हैं। मैं बेसिकली अगर पूछा जाता है कि जो आगरी जनजाति के लोग हैं, जो आगरी जाति के जो लोग हैं, तो ये क्या करते थे, जो ये तांबे का खनन का ये कार्य किया करते थे चिरकाल से। अगर हम देखें तो ये अलग क्षेत्र है, यहाँ से अगर हम खनन कार्य किया करते थे। अथवा अगर हम बात करें, यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही तांबे का निर्माण ये यहाँ पर इस कालखंड में होता रहा। तो बेसिकली जो ये वाला जो समय था उत्तराखंड में अध ऐतिहासिक कालखंड में कहने, तो यहाँ पर कपमार्क्सों के भी चीज़ें हमें देखने को मिली। और यहाँ पर आप देखोगे जो तांबे से बने हुए जितने भी चीज़ें, चाहे वो मानव से निर्मित मूर्तियां मिली हो, चाहे वो बनकोट से 8 तांबे की मूर्तियां मिली हो, अल्मोड़ा जनपद से मिली हो, अल्मोड़ा के फालसीमा से मिली हो, चाहे हम पश्चिमी नैयार घाटी से करें तो अस्कोट से मिली हो, बागेश्वर से मिली हो। तो अलग अलग क्षेत्रों से हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मिलती। तो कहीं ना कहीं इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये लोग जो ये तांबे के जो खनान है, तो यहाँ से ये लोग क्या करते होंगे, तांबे को निकालते होंगे। तांबे कौन निकालते हैं, आगरी जाति के लोग यहाँ खनन, यहाँ चिरकाल से क्या करते हैं, तो यहाँ से ये खनन कार्य ये किया करते थे। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि पाषाणकालीन ये समाधान, ये देखिए जो उस समय अगर हम पाषाण काल की बात करें, तो पाषाण काल में किस प्रकार से जो शवों को दफनाया जाता था, तो क्या वहाँ पर उनको जलाया जाता था या दफनाया जाता था, किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ें होती हैं। तो मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी। जी अभी सर। दिखा रहा हूँ दोबारा। देखिए, यहाँ पर भी जो ये नौला बनाया ना, यहाँ पर भी ये उस टाइम पे पुरातात्विक तौर पे, इसमें भी यहाँ इसके आसपास भी पुरातात्विक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये भी आपके बहुत पुराना ये नौला है, तो ये भी देवी धुरा से प्राप्त हुआ था। अब देखिए, हमने कहा जो स्वाधान की हमने बात करी थी, जो आपको मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए चमोली जिले के जो मलारी गांव से पाषाणकालीन संस्कृति के स्वाधान एवं उसके अवशेष मिलते हैं। और इन स्वाधानों की आकृति जो मंडलाकार, ये कार गस्तों जैसे लगते हैं, जिसमें सौ के चारों ओर क्या होता है,
अनगढ़ जो सिलाई खड़ी करके रखी जाती थी, और इनके ऊपर से क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो पटालों से इसको ढक दिया जाता था। और सावधानों में मानव के अवशेषों के साथ साथ जैसे घोड़ा हो गया, मेढक हो गया, तस्करी हो गया, विभिन्न आकार की छोटी छोटी क्या और रखी जाती है, हस्त उनके प्रयोग में किए जाने हस्तयुक्त कुत आदि ये रखे जाते थे, जो उसके यूज टाइप के होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जैसे ये यूनान में अगर हम देखें, जो इजिप्ट में देखें, जब जब फैरो का जो कोई मर जाता था, कोई राजा जब मर जाता था, उसका क्या करते थे, उसके कब्र में उससे संबंधित चीजें रखी जाती थी, बहुत ढेर सारी चीजें रखी जाती थी। ठीक है, तो उससे ये लगता था कि अगर अगले जन्म की यात्रा कर रहा है तो वो सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने सवाधान की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जब ये सवाधान के जहाँ पर इन लोगों को दफनाया जाता था, तो वहां पर इस तरीके के इनको दफनाया जाता था। मान लीजिए किसी फैमिली एक कब्र खोदते थे, जैसे मान लीजिए 4 लोग अगर मर गए, तो एक कब्र खोदते थे, तो उसमें ही उनको सबको दफना दिया जाता था। उसके चारों तरफ बड़े बड़े शिलाखंडों से उसको रखा। अब देखिए ये है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो अभी मैंने तुमसे जिक्र किया था, ये मलारी गांव से मिले। अब इसके नीचे क्या है, यहाँ पर फिर से मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कहता है कि चमोली के मलारी गांव से पाषाणकालीन संस्कृति के समाधान और के अवशेष मिलते हैं, जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है, उसका अवशेष यहाँ पर मिलता है। समाधानों की आकृति क्या है, मंडलाकार जैसे जैसे हुआ करते थे। जो शव होते हैं, शव के चारों ओर क्या था, अनगढ़ शिलाएं खड़ी करके रखी जाती थी। देखिए शिलाएं ये इस प्रकार से खड़ी करके रखी जाती थी। ठीक है, और उसके ऊपर से बड़े बड़े पटाल, ये बड़े बड़े पटाल, इनको ये पटाल ऐसे करके रखे जाते थे, जिससे कि कोई भी जंगली जानवर या कोई भी इनको निकाल ना सके, उसको बंद कर दिया जाता था। तो यहाँ पे देखे रहे, तो इनके ऊपर पटालों को ढक दिया जाता था, और ये यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या, जो भी उससे रिलेटेड या उससे संबंधित कोई चीज़ें होती हैं, तो उसको उसके साथ रखा दिया जाता है। संभवतः ये बात इस चीज़ का संकेत देती है कि इस समय मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका जीवन की कल्पना ये करता था। देखिए, इस कालखंड में, जब ऐतिहासिक कालखंड में, जब मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना करते थे, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हाँ, कि थोड़ा सा उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि आगे होगी यार, चलो हमने दफना दिया, क्या पता आगे कोई जीवन मिलेगा। तो इस तरीके से ये कहा गया है। तो आप ये देख पा रहे होगे, जब ये खुदाई होती है, जब ये पटाल हटाए जाते हैं, देखिए ये जो पटाल है, जब ये पटाल हटाई जाती हैं, तो पटाल हटाने के बाद हमको ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो इससे क्या लगा कि इस समय लोगों को दफनाया जाता था, और उनको कहीं ना कहीं चारों तरफ पटाल हटाल लगा के जो भी करे, इस प्रकार से संरक्षण किया जाता था। जब लाखों ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं, तो आज जब हमारे सामने ये दृश्य देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यार इस क्षेत्र में भी बहुत लंबे समय से कहते हैं आदि मानव इस क्षेत्र में रह रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज की तरफ ये बड़ा कदम इनके थे। तो ये याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये कहते हैं यहाँ से प्राप्त एक सुंदर चबुत कतुपुत करके चमत्कार पॉलिश इसमें की जाती है। बेसिकली अगर हम देखें, कुतुब पर क्या है, पॉलिश लगाए। अब मान लीजिए किसी में पॉलिश की जाती है, जैसे हम कहते हैं लकड़ी में पॉलिश की जाती है, तो उसमें क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, और उनके जो हत्थे पर क्या मोनाल वाली जो पक्षी होता था, उसका आकर्षक चित्र बनाया जाता था। देखिए, अब हम अगर कुछ ऐसे कुठार दिखाएं आपको, आपको दिखा देते हैं कुछ चीजें। देखिए, अगर हम देखें, तो ये जो इस प्रकार से चीजें बनाई जाती थी, तो उनमें कुछ आकृतियों को गाड़ा जाता था। तो अभी वो सारी वो चीजें अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो फोटोज में ढूंढ रहा था, वो नहीं मिली। तो ये जो खनन किया था, ये मलारी गांव की ही ये चीजें मिल रही थी, तो उसमें ये तमाम चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। देखिए, इसमें पशु पक्षियों की आकृति, हमारा जो मोनाल है, मोनाल का क्या था, एक आकर्षण चित्र यहाँ पर अंकित किया गया है। समाधानों की मुख्य विशेषता है कि शवों को सीधा नहीं अपितु औध ये लटका कर रखा गया है। और धनुष मैन ये महोदय, ये लिखा है धनुष महोदय के अनुसार, अगर हम देखें लगभग अगर 2000 ईसा पूर्व अगर देखें, ऐसे समाधान पद्धति ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया की में क्षेत्र में, जो ये जिस विधि से यहाँ पर हमें ये हमें महसूस होता है कि जैसे अफगानिस्तान में दफनाया गया होगा, इराक में दफनाया गया होगा, मध्य ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, तो इसमें भी जिस प्रकार से दफनाए गए हैं लोगों को, तो इससे पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हुए आएंगे, यहाँ इनके पूर्वज कहाँ रहे होंगे। पूरे मध्य एशिया का क्षेत्र में घूमते घूमते ये भारत पहुंचेंगे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है, चाहे आप अफगानिस्तान में चले जाओ या ईरान में
में चले जाओ या फिर आप उत्तराखंड के मलारी गांव इंडिया में आ जाओ, तो यहाँ पर एक जैसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है। क्या, इनको शवों को दफनाने का एक तरीके का पैटर्न जो उस, चाहे आप ईरान में देखो तो वही पैटर्न आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, हेमवंत नंदन जो विद्यालय था, ने क्या कर रहा था 1983 से 2001 तक, याद देखिएगा, हेमवंती नंदन जो विश्वविद्यालय है इसने क्या करा था यहाँ पर 1983 से 2001 तक के मध्य में ये मलारी के विविध क्षेत्र में इन्होंने किया गया सर्वेक्षण। ये जो मलारी गांव है इसके बहुत बड़े क्षेत्रों में इन्होंने सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में उन्होंने यहाँ पर आखेट के प्रयुक्त क्या मिले, जैसे ये है देखिए मलारी गांव में जो प्राप्त हुए थे ना बेटा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारी जो चीज़ें होती ये जो ये मिली है ना, ये सारी मलारी गांव से ही ये प्राप्त हुई हैं। देखो ये सारी चीज़ें जो ये प्राप्त हुई थी तो ये उसी क्षेत्र से, यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पर जब ये इन्होंने लंबे से क्षेत्र को इन्होंने डिस्कवर करा तो यहाँ पर इन्हें लगा कि यार यहाँ आखेट इस समय करते होंगे, शिकार के लिए लोग जाते होंगे यहाँ पर, जो चाहे उनको क्योंकि तांबे का प्रयोग हो गया था, लौ उपकरण यहाँ पर उनके साथ मिले थे, पशु मिले थे, उनका पूर्ण कंकाल भी हमें देख, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई पशु मर जाता है उसको दफना दिया जाता था, तो साथ में जैसे मनुष्य का हमने कंकाल देखे हैं तो उसी प्रकार से पशुओं के भी हमें यहाँ पर पूरे कंकाल देखने को मिले, जिसकी पहचान कहीं ना कहीं हिमालयी पशु के रूप में बुजू के रूप में की गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें कुत्ते हुए, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इसके भी हमें क्या है अवशेष हमें इस क्षेत्र में, हमें इससे ये पता चलता है कि उस समय मनुष्य कहीं ना कहीं बकरी पालन या कहीं ना कहीं जो ये जंगली जानवर थे कहीं ना कहीं उसको पालतू बना चुका था, ये कहीं कुत्ते को बना चुका था, बकरी के साथ वो रहता था। तो कहीं ना कहीं जब हमने कहा था एक सभ्यता का कहीं ना कहीं श्री गणेश हुआ, तो ये कहीं ना कहीं लोगों जो जीव जंतु थे उनको पालना शुरू कर दिया था, कहीं ना कहीं खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था, तो ये क्षेत्र में अब ये विकास करने लगे। यहीं से एक मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ जिसके ऊपर स्वर्ण की मुखौटा और एक दशक मृतिका पात्र के साथ कांसे का एक कटोरा सर्वेक्षण की मुख्य उपलब्धि रही। जब यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के जब स्रोत कार्य के जो छात्र थे तो यहाँ पर जब रिसर्च किया गया, बड़ा सा क्षेत्र को इन्होंने डिस्कवर किया, तो वहाँ पर ये कंकाल मिला। कंकाल के सर पर देखिए, जब ये कोई ये ऐसा फील होता है कि ये इस समुदाय का बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा होगा, या कहें इस क्षेत्र का वो कोई सरदार रहा होगा। अपनी जो बेसिकली हम बात करें जो यहाँ का वो होता है ना कि कबीले होते हैं ना, कबीलों के सरदार होते हैं, तो उस टाइम पे सरदारों को सबसे बड़ी पावर होती थी, तो वो कहीं ना कहीं राजा के रूप में उसको प्रतिनिधित्व के रूप में उसको चुना जाता था। तो उसके जो कंकाल था, मानव का जो कंकाल था उसके ऊपर क्या था, स्वर्ण का मुकुट था। कहीं ना कहीं सोने का भी उनको प्रयोग करना वो समझ गए थे, जहाँ तांबे का प्रयोग किया था कहीं ना कहीं उनको जो सोने के वैल्यू पता चल गई थी, सोना कौन सी धातु है वो सारी चीजें यहाँ पर इनको पता चल गई थी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, स्वर्ण मुखौटा मिला आपके 5.5 किलो का। और देखिए यहाँ पर मृतिका पात्रों के जो मर जाते हैं लोग, उनके जब वो मर जाते हैं तो उनको जब दफनाया जाता है तो उनके लिए क्या किया जाता है, उसके बगल में कटोरे रखे जाते हैं। जो मृतिका पात्र होते हैं कि यानी कि मतलब है कि उसमें जैसे पानी रख दिया, उसमें अनाज रख दिया, एक आध दो चार कटोरे रख दिए, कि इसलिए दफनाते समय इन चीज़ों को इसलिए रखा जाता था कि उनका ये मानना था कि जब ये आगे जन्म की यात्रा करेगा, अगर कहीं अन्य तरह अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इसको रास्ते में कहीं ना कहीं भूखा प्यासा ना रहे, तो इसके साथ चाहे पानी का कटोरा रखते थे, खाने की चीज़ें रखते थे, जैसे धान गेहूं जो भी रखते होंगे तो ये चीज़ें रखा करते थे। तो ये पात्र हमें इस तरीके से हमें पात्र देखने को मिलता है। कांसे के कटोरे मिलने सर्वेक्षण की मुख्य उपलब्धि ये रही। सर्वेक्षण में लोहित और कृष्ण ओबदार ये पात्र जैसे हम बात करें तो ये पात्र हमें देखने को मिलते हैं, चाहे लोहे के, चाहे वो बनाए गए हो, बाण बनाए गए, भाले बनाए गए हो, तमाम चीज़ें हमें इस कालखंड में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो जब ये कालखंड में हमें ये चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये समय थोड़ा सा बेहतरीन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर लौह बाण तथा ये छुरियाँ और आदि ये प्रकाशमाय संभवतः मलारी के जो समाधान का निर्माण एक पहाड़ी
को काट कर एक गुफा के रूप में किया गया था। और राहुल संख्यान की जो किताब है उसमें खस जाति की समाधि भी यहाँ पे मिलने का जिक्र किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खस जाति की समाधि ये किसने माना था? ये जो ये मलारी गांव में जो ये सावधान जो चीज़ें मिली थी, इसको खस जाति की समाधि किस व्यक्ति ने कहा? तो जो राहुल सात्यक्यान यान करके हैं, तो इन्होंने ये इस चीज़ को माना। और जब यहाँ पर जो पीएचडी करने वाले जो छात्र थे, जो वो जब यहाँ इस क्षेत्र में जब इन्होंने जो स्रोत कार्य करने वाले बच्चों ने जब खोदा, तो इस तमाम चीज़ें जब हमारे सामने निकल के सामने आई, तो उसके बाद जब ये क्या थे, एच डी जो सांकियाल करके थे महोदय ने क्या करा, यहाँ पर आर्यों से संबंधित इनको माना। कोई कहता है कि खस जाति है, कोई कहता है कि आर्यों का संबंध इन्होंने माना। तो इस क्षेत्र में अगर देखें तो बेसिकली ये वाला जो क्षेत्र था, कहीं ना कहीं यशोधर मठपाल ने अल्मोड़ा जिले की जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है, चौखुटिया से लेकर हम अगर ये बागेश्वर वाला जो ऊपरी वाला जो क्षेत्र है, अगर हम ये रामगंगा घाटी की अगर बात करें, तो आपको जो बेसिकली अगर देखें जो जो अलकनंदा नदी है, तो उसके ऊपर ही जो क्षेत्र है उससे लगा हुआ ये चौखुटिया ये वाला जो क्षेत्र है, बागेश्वर ये वाला जो अल्मोड़ा का जो क्षेत्र हो, कोसी ये मध्य हिमालय का जो क्षेत्र होता है, तो ये आपका रामगंगा घाटी, ये रामगंगा ये घाटी के तौर पर जाने जाता है। तो यहाँ पर रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव में भी सावधान मिले हैं। अल्मोड़े के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में नौला जैनल ये गांव है, जहाँ पर आपका ये लखुटियार गुफा है, तो उसी क्षेत्र में ये गुफा ये चीज़ें मिली हैं, गांव है, तो वहाँ पर भी ये कब्रें मिली हैं। उनके अनुसार ये निश्चित किया गया कि पाषाणकालीन लोग 2,500 ईसा से 300 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो इस घाटी में ये निवास करते थे। और गढ़वाल विश्वविद्यालय को यहाँ ये जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है, इसमें सनाड़ बखेड़ी गांव से यहाँ पे 2 प्रकार के क्या थे, समाधान प्राप्त हुए थे। प्रथम प्लस्तर पेटी का समाधान कि एक ऐसा मिला कि प्लस्तर करा हुआ पेटी जैसी चारों तरफ से एक चौकोर मिला, उसमें ऐसा लगता है कि इसमें प्लास्टर किया हो गया, उसके अंदर ये शवों को दफनाया गया। दूसरा था कि घाट समाधान, जो घाटों में जाकर उनको दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, तो उसके साक्ष्य भी हमें मिलते हैं कि यहाँ पर वो तुम्हें खनाड़ से प्राप्त 9 शिफ्ट वरियल को चौकोर प्लस्तर पिटिका से ढका हुआ यहाँ पर 100 मिले हैं। और 100 रखने के किसी एक निश्चित विधान का पालन नहीं किया गया। तो अलग अलग तरीके से शिफ्ट कक्ष को जैसे ये बनाया गया, चारों ओर से उसको सुरक्षित जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उससे भित्ति से उसको घेरा। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये जहाँ पर जो लोगों को दफनाने के लिए जो बॉक्स नुमा जो बनाए जाते थे, तो इसके जो दीवार बनाए जाते थे, तो उसको सुरक्षा भित्ति के रूप में उसको घेरा जाता था, तो उसके अंदर उनको रखा जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे आप अगर देखोगे बेसिकली अगर मैं कहूँ इजिप्ट के जो पिरामिड मिले थे, पिरामिड के अंदर इसी तरीके से देखने को मिलता है। बशेड़ी में सिटिट एंड ये कहते हैं एवं ऑन वरियल दोनों तरीके से मिले थे। ये इसमें देखें जो कहते हैं कि भैया इसमें जो हाथों से निर्मित ये घट ये बनाए गए थे, यहाँ पर अस्थियां रखने के लिए अस्थियां होंगी या जो भी लोहे के जितने भी उपकरण रहे होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक चीज़ याद रखिएगा कि इन घटों में जो पटाई जैसी छाप ये पढ़ाए जाते, पटाई जैसी छाप ये बनती है। अगर घटों को अगर हम दोनों घटों को अगर आपस में घिसें तो उसमें एक छाप जैसी बनती है। तो दोनों स्थलों से प्राप्त है ये शिफ्ट कक्षकों की जो योजना आयताकार होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बॉक्स नुमा ये समाधान, जैसे हम कहते हैं कॉफिन बनाए जाते हैं, तो कॉफिन टाइप के ही ये बनाए जाते हैं। तो इनको एक साथ शिफ्ट करके एक ही जगह पर यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे गुफा में या कहीं एक खेत में इनको खोद कर उनके चारों ऊपर से मिट्टी डालकर ये बनाए जाते। तो बेसिकली अगर कहें तो ये योजना आयताकार टाइप के होते थे, लंबवत खड़ी और 3 क्या है शिलाओं के रूप में यहाँ पर निर्मित किए गए थे। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें ये की गई। अगर हम देखें सनाड़ या बसेड़ी से जो प्राप्त मिट्टी के जो पात्र थे, तो उसमें घूसर ये मृदंग भाण मिले थे। मृदंग भाण मतलब जो जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें जैसे वो तांबे के हो सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं, जो चीज़ें यूज किया जाता था उस टाइम पे। और समाधानों के क्रमशः जो तस्करियाँ कटोर घट चाक पिन कील
ये छत, ये तमाम चीजें अलग अलग जो उससे रिलेटेड जो चीजें होती थी उसमें समाधान जहाँ पर उनको दफनाया जाता था उसके लिए अलग अलग तरीके से वो रखा जाता था, इसके आसपास ये मिलते थे। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा के डीना पानी है, डीना पानी, डीना पानी का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कसार देवी का नाम आपने सुना होगा, सुना है कसार देवी का नाम? सुना है आपने? हेलो। नहीं कसार सर। देवी का नाम सुना होगा, तो कसार देवी के जस्ट 1 किलो, नहीं हाँ, सर। सुना सुना है हाँ, लेकिन कसार गए नहीं देवी के है कभी। 1 किलोमीटर आगे अगर आप जाओगे तो वहां पर ये एक ये शिला मिली है वहां पर, तो शिला मिला है उसमें अलग अलग तरीके से एक सांप को भी दर्शाया गया है, उसमें कुछ अलग चीजें दर्शाई गई हैं। तो ये जो पाषाणकालीन संस्कृति को कहीं ना कहीं ये बयां करती है, तो इस तरीके से ये हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें चित्र धूर मृदंग भाण करें तो ये भी अलग चीजें होती हैं, जैसे चित्रित किया जाता है। मान लीजिए किसी मृदंग भाण मतलब में कोई घड़ा मिल गया है, घड़े में अगर हम बेसिकली अगर देख लें यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ये, अगर यहाँ पर कोई घड़ा दिखता है, देखिए कोई घड़ा मिल गया ना, उस घड़े पे कहीं ना कहीं आकृतियां बनाई जाती हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, उसमें चित्र बनाए। जैसे मान लीजिए ये वाला जो घड़ा है, ये मुझे इसका एक हिस्सा देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो आकृतियां बनाई जाती है तो उसी को ही ये बोला जाता है। तो अगर देखें तो कहीं पर दिखेगा, इसमें नहीं है। तो ये तमाम चीजें उसमें देखने को मिलता है। देखिए ये कहता है ऊपरी रामगंगा घाटी ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्र घुसर, ये मृदंग भाण संस्कृति का ये उन्नयन हुआ। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र में अगर देखें जो ये आदि मानव रहे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चित्रकला के क्षेत्र में भी उन्होंने ये कुछ साक्ष्यों के माध्यम से हमें पता चलता है कि इनको चित्रकारी का भी शौक रहा। आदि ऐतिहासिक कालखंड में जो PGW का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि इनके साक्ष्य जो मिले थे अलकनंदा घाटी, थापली, यमुना घाटी, परोला, ये पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्पष्ट तौर पर इस क्षेत्र में इनके ये तमाम जो मृदंग भाण थे उनमें जो चीजें चित्र ये बनाए गए थे। तो ये कहते हैं कि श्रीनगर के निकट एक थापली नामक एक स्थान से क्या था, मिली तस्करियां, ये कटोरी, ये जार इत्यादि ये मिले थे। इनमें काले रंग से क्या कहते हैं, क्षैतिज मतलब जो छतों पर अगर वो चित्र बनाए हुए, वो बनाए जैसे ओखली मिलती है। एक चीज दिखाता हूँ अगर है तो कहीं पर, एक चीज यहाँ पर ये देखिएगा, मैं यहाँ पर वो वाले ज्यादा पिक्चर नहीं, अगर आप देखोगे ये वाला जो एक ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप, इसका ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, काले रंग का ये प्रयोग किया गया ना, तो इस प्रकार से इनमें क्या करते थे, अगर इसका भी ये धोएंगे तो इसमें इनके चित्र देखने को मिल जाते हैं। इसमें काले रंग के या लाल रंग के इस प्रकार से इसमें आकृतियां डिजाइन बनाया जाती, क्षैतिज तरीके से बनाई जाती हैं। तो ये कहीं किसी में आलम्बित रेखा या सूर्य का प्रतीक बनाया जाता है। यहाँ पर अगर बेसिकली अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर अभी चित्र देखे थे, 1 मिनट में दिखाता हूँ, वो फिर खोजने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं कल उसको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा देखिएगा। तो बेसिकली हम बात करें कि जो आपके बर्तन होते थे, बर्तन में चाहे वो सूर्य की बनाए, सूर्य को बनाया गया है, ये तितली बनाए जाते, किसी जानवर को बनाया जाता है, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाए जाते, कीट पतंगे बनाए जाते, तरंगे बनाई जाती थी, वनस्पति आकृतियों को चिन्हित किया जाता है। तो चित्र घुसर मृदंग भाण का मतलब होता है कि बर्तनों में बनाए गए चित्रों के बारे में चर्चा करी जाती है। तो इसमें इस तरीके से चित्र बनाए जाते थे, चाहे वो बड़े बड़े पक्षी हो, सुअर हो, या कहीं हाथी का चित्र हो, इस तरह के ये तमाम चीजें उस टाइम पे ये बनाए जाते थे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये कहता है इतिहासकार ये बीबी लाल महोदय ने इस जो चित्रधूल संस्कृति का घुसर, जो ये संस्कृति सभ्यता महाभारत काल में स्थापित हुई थी, इनका मानना था कि उपरोक्त स्थलों से प्राप्त जो पुरातात्विक साक्ष्य महाभारत के साहित्य प्रमाण दोनों से ही यहाँ हेमंत और महाभारत कालीन संस्कृति से संबंधित जोड़ते हैं इसको। और इस खंड में अगर बात करते हैं तो इसका आधार उत्तराखंड के जो चित्र घुसर संस्कृति है उसमें कहते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये मानते हैं। और बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कहता है कि पुरातात्विक साहित्य साक्ष्य जो उत्तराखंड के राज्य के ऐतिहासिक कालखंड काल में नगर
के होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जैसे गोपीशाण जो काशीपुर में है, गंगा द्वार आपका हरिद्वार में है, कनखल हो गया आपका, लाकूट हो गया इत्यादि। यहाँ पर क्या है, ये तमाम चीजें देखने को मिले। सुबाज की राजधानी जो सुबाहु था, जो सुबाहु की राजधानी का सुबाज है ये, तो उसकी राजधानी श्रीनगर, ये नगरी स्थिति यहाँ रही होगी। यहाँ पर अगर इसको नगर के रूप में बनाया गया तो यहाँ पर बहुत चीज़ें रही होंगी, चीज़ें अलग अलग बनाई होंगी। गोपीशाण की अगर बात करें 2600 ईसा पूर्व में यहाँ स्थित ये तमाम चीज़ें प्राय स्टिकाएँ प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें सिद्ध होता है कि ये तमाम यहाँ पर व्यापारी नगरी रही होगी, यहाँ पर तमाम चीज़ें रही होगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जहाँ पर नगरी सभ्यता रहेगी वहाँ पर सामान ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर कलाकृतियाँ भी हमें देखने को मिलेंगे, चित्र देखने को मिलेंगे, बर्तनों में चित्र देखने को मिलेंगे। अगर हम आप बाजार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जैसे आपकी वो कोई थाली ले, थाली के पीछे कोई चित्र बनाए जाते हैं, मशीन से उसे खुदाई रहते हैं, तो इस प्रकार से भी उस टाइम पे भी ये तमाम चीज़ें रही थी। अगर हम बात करें तो इसका जो संबंध महाभारत के पर्वत जो वन पर्वत से भी माने जाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य से भी माने जाते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से ये प्रमाण माने जाते हैं। जहाँ पर हमने साहित्य स्रोत कहते हैं तो साहित्य स्रोत मैं पूर्व में ही बताता हूँ, चाहे वेद हो, ग्रंथ हो, तमाम चीज़ें हो या हैं, तो उसमें भी हमें उत्तराखंड का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो ये कहता है कि देवभूमि कहा जाता है ऋग्वेद के अनुसार। पल्लियन के जब प्रलय हुआ था उसके बाद यहाँ पर प्राण ग्राम में क्या होता है, यह सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए यह इस क्षेत्र का पुनः क्या हुआ, सृष्टि की आरंभ कराया। ये अलग अलग दंत कथाएं हैं। और यहाँ अलकापुरी नामक स्थान पर आदि पुरुष जो मनु का निवास स्थान भी माना जाता है। उत्तराखंड में ये स्थल माना जाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों का दक्ष, मरीच, ये अलग अलग तरीके, ऋतु सिंहार, या ये जो भी हैं गढ़वाल क्षेत्र में इनका माना जाता है। एक गढ़वाल के इतिहासकार हैं भजन सिंह हैं और शिवानंद नौटियाल का मत है कि बद्रीनाथ के समीप जो नारद, गणेश, व्यास, स्कंद और मुकुंद चंद गुफाएं हैं, तो वैदिक काल के ग्रंथों में इनकी रचना की गई, कि इनका जिक्र वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं तो उसमें ऐरावत जो ब्राह्मण था उसको उत्तर कुरु के निवासी स्थल कहा गया है। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का जिक्र किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 5 हिमालय खंडों का जिक्र किया गया। और पूछा जाता है कि ऐरावत ब्राह्मण को उत्तर का क्या कहा जाता है, ये कुरुओं के निवास स्थान का स्थल माना जाता है, याद रखिएगा। तो ये 2-3 चीजें मैंने जो बताई बहुत महत्वपूर्ण। और इसमें केदारखंड है, गढ़वाल को कहा जाता है, मानस खंड कुमाऊं को कहा, ये मध्य का जो विभाजन करता है ये क्या करता है, नंदा पर्वत इसको क्या करता है, इसका उल्लेख किया जाता है कि इन दो मध्य का जो क्षेत्र है, चाहे वो केदारखंड हो या मानस खंड को जो अलग करता है, वो बीच का जो भाग है वो आपका नंदा पर्वत कहा गया। और पुराणों में ही केदार वह मानस खंड को संयुक्त क्षेत्र बराईपुर या खस देश अर्थात ये कहा जाता है कि उत्तराखंड के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मानस खंड और जो केदार खंड को अगर संयुक्त रूप में देखें, भाईपुर या खस देश इसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है खस देश किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना चाहिए उत्तराखंड से, उत्तराखंड के नाम से इसको उस टाइम पे आदिकाल में भी इसको माना गया था। तो याद देखिएगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो इसके बाद यहाँ से कहानियाँ स्टार्ट होती हैं कि ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये कनखल है, कनखल के बाद से अब यहाँ पर से थोड़ा सा कहानियाँ प्रारंभ होंगी, किस प्रकार से चीज़ें रही, कहाँ से नाम क्या, कौन सा पर्वत का नाम क्या पड़ा, कौन सा गुफा कैसे रही, किसने क्या करा, वैसे ये तमाम चीज़ें हम फिर देखेंगे। ठीक है, इतना तो आपके लोगों के समझ में आ गया है।